मुकेश शर्मा, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे और उसमें से हमने 8 न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए हैं। उसके बाद में अगला न्यूमेरिकल देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक इस चैनल का फायदा पहुंच सके। तो आइए अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। और अगले न्यूमेरिकल में है कि चित्र में दर्शाए अनुसार नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। यानी कि ये नेटवर्क, ये जाल हमें दे रखा है और इस जाल की जो प्रत्येक ब्रांच है इसमें कितनी करंट प्रवाहित हो रही है उसका मान हमें ज्ञात करना है। यानी कि AB में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात करना है, इसी प्रकार BC में, इसी प्रकार DC में, इसी प्रकार AD में, इसी प्रकार BD में, और कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इस बैटरी से जो 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहां से जो धारा प्रवाहित हो रही है कुल धारा, वो मान लीजिए कितनी धारा है, वो है I धारा। कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I। यहाँ पर ये जो I धारा है, यहाँ पर आते ही इस A बिंदु पर क्या हो रही है, दो ब्रांच में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, यानी कि दो शाखाओं में क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो मान लीजिए इधर जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है, वो धारा मान लीजिए कितनी है, I1, और इधर जो धारा जा रही है वो मान लीजिए कितनी है, I2। दो शाखाओं में विभाजित हो गई, तो इधर I है वो किस में डिवाइड हो गई, I1 और I2 में। यानी कि I की जो कुल वैल्यू है वो किसके बराबर है, I1 और I2 के योग के बराबर है। ये मान लीजिए समीकरण कौन सी है, 1 है। फिर देखिए इधर जो B और D की ओर जो धारा प्रवाहित हो रही है, फिर B और D की ओर, इधर फिर दो शाखाओं में विभाजित हो गई, BC और BD। तो B और D की ओर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो मान लीजिए कितनी है, I3। तो इधर अगर I3 चली गई, यहां से टोटल धारा कितनी जा रही है, I1। I1 में से इधर अगर I3 चली गई तो इधर कितनी बचेगी, I1 माइनस I3। भाई टोटल धारा अपने पास में कितनी है, I1 है। टोटल धारा कितनी है, I1। I1 में से I3 इधर चली गई तो इधर कितनी बची, इधर बच जाएगी I1 माइनस I3। ठीक है। फिर देखिए यहां पर ये क्या हो रही है, दो शाखाओं में विभाजित हो रही है, तो इधर तो कितनी आ गई, I2। इधर से कितनी आ रही है, I3। तो इधर कितनी जाएगी, इधर जाएगी I2 प्लस I3। इधर कितनी जाएगी, I2 प्लस I3, क्योंकि I3 आ रही है इधर से और I2 आ रही है इधर से, तो इधर कितनी जाएगी, I2 प्लस I3। तो इधर से आ रही I1 माइनस I3, इधर से आ रही I2 प्लस I3, तो I3 तो कैंसिल हो जाएगी, इधर बच जाएगी बिंदु C पर कितनी बच जाएगी, I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 का मान कितना है, I। तो इधर कितनी आ जाएगी, I। इस प्रकार प्लस से माइनस की ओर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, I1, I2 और I3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो I1, I2, I3 का मान ज्ञात करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिएगी, 3 अज्ञात राशियां हैं, इसलिए कम से कम 3 इक्वेशन हमें चाहिए। तो 3 इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, 3 क्लोज्ड लूप यहां पर हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। यानी कि 3 जो बंद लूप है उनको क्या करेंगे, हम यहां पर लेंगे। तो 3 बंद लूप कौन से लेंगे, एक तो ले लेंगे ABDA, एक तो ले लेंगे ABDA, दूसरा ले लेंगे यहां पर BCDB, ये क्लोज हो गया। एक ले लेंगे ADCGHA, एक ये ले लेंगे। यानी कि फर्स्ट तो हो गया ये, सेकंड हो गया ये, और थर्ड हो गया ये हो गया थर्ड। तो इसमें मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे। और किरचॉफ का कौन सा नियम लगाएंगे, सेकंड लॉ लगाएंगे यहां पर हम। तो क्लोज लूप के लिए क्या होता है, किरचॉफ का नियम लागू होता है, इसलिए हमने यहां पर क्या लिए हैं, क्लोज लूप लिए हैं। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम हमने पढ़ लिया है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको फिर भी बता देते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम यह कहता है कि यदि कोई बंद परिपथ है, बंद कोई लूप है, तो उसमें कुल विद्युत वाहक बल का मान, जो कुल विद्युत वाहक बल है उसका मान किसके बराबर होता है, उस परिपथ के विभिन्न अवयवों पर उपस्थित कुल विभवांतरों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। उस परिपथ के विभिन्न अवयवों पर उपस्थित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। विभवांतर मतलब धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। किसका मान, किसका मान, कुल विद्युत वाहक बल के बराबर है। विद्युत वाहक बल को हम E से दर्शाते हैं। ठीक है। तो कुल विद्युत वाहक बल का मान परिपथ के विभिन्न अवयवों पर उपस्थित विभवांतरों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब ABDA लेना, इसका मतलब क्या है, हमें चलना है A से B की ओर, B से D की ओर, फिर D से A की ओर। तो इसमें आपको छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि यदि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं,
तो आपको क्या लेना है, प्लस लेना है। और धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तब हमें क्या लेना है, माइनस लेना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम चल रहे हैं तो अगर धारा की दिशा में ही हम चल रहे हैं तो वहां पर ले लेंगे प्लस, और धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो क्या ले लेंगे, माइनस। ठीक है, तो चलिए ए से बी की ओर चलते हैं। तो विभवांतर यानी कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, प्लस में आएगी। तो यहाँ पर धारा है I1, प्रतिरोध है 10, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा I1 गुणा 10, यहाँ पर आ जाएगा I1 गुणा 10। फिर चलना हमें किधर, B से D की ओर। तो B से D की ओर धारा की दिशा में चल रहे हैं, यहाँ पर धारा तो I3 और प्रतिरोध है 5 ओम, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस I3 गुणा 5। फिर हमें चलना है D से A की ओर, यानी कि फिर चलना हमें D से A की ओर। इस बार हम क्या चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, इसलिए किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। और धारा तो I2, प्रतिरोध कितना है 5 ओम, तो कितना हो जाएगा I2 गुणा 5। और इसमें किसी प्रकार की कोई बैटरी नहीं लगी है ABDA में, यानी कि विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए पूरे समीकरण में किसका भाग दे सकते हैं, 5 का, तो ये 5 कट जाएगा, यहाँ से 5 कट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 2। तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी 2I1। फिर आ जाएगा, फिर ये लिख लेते हैं I2 लिख देते हैं, माइनस I2 और प्लस I3 बराबर कितना आ गया, 0। और ये समीकरण मान लीजिए कौन सी हो गई, 2। ठीक है, तो अपना जो पहला लूप है उसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर दूसरा देखिए कौन सा है, B से C की ओर चलना है। दूसरे में B से चलना है C की ओर, C से चलना है किधर, D की ओर, C से चलना है D की ओर, और D से चलना है B की ओर, D से चलना है B की ओर। यानी कि क्लोज लूप कौन सा हो गया, BCDB। ठीक है, तो B से C की ओर चलेंगे तो धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए प्लस का मान आएगा। धारा यहाँ पर कितनी है, I1 माइनस I3, प्रतिरोध यहाँ पर कितना है 5। ठीक है, फिर C से D की ओर चल रहे हैं तो धारा के विपरीत में चल रहे हैं इसलिए किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। धारा यहाँ पर कितनी है I2 प्लस I3, और यहाँ पर प्रतिरोध कितना है 10, तो यहाँ पर लिख दिया 10। फिर चलना है D से B की ओर, धारा के विपरीत चल रहे हैं, माइनस का चिन्ह। धारा कितनी है I3 है, प्रतिरोध कितना है 5 है, बराबर कितना हो जाएगा 0। इसमें भी क्या कर सकते हैं, 5 का भाग दे सकते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, I1 माइनस I3 माइनस, इसको 2 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2I2, माइनस प्लस माइनस और 2 से गुणा करेंगे तो 2I3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस I3 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो देखिए I1 की वैल्यू कोई दूसरी नहीं है इसलिए I1। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 2I2 माइनस I3 माइनस 2I3 माइनस I3, ये हो जाएगा माइनस 4I3 बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। ये समीकरण कौन सी हो गई, ये समीकरण हो गई 3। ठीक है, तो 2 समीकरण तो हमने ज्ञात कर लें, एक समीकरण और ज्ञात करनी है, इसलिए हम अब कौन सा क्लोज लूप लेंगे, नंबर 3। कौन सा, ADCGHA। तो हमें चलना है सबसे पहले किधर, A से D की ओर, फिर चलना है D से C की ओर, फिर चलना है हमें C से G की ओर, G से H की ओर और H से A की ओर। तो सबसे पहले देखिए A से D की ओर चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, I2 गुणा 5। तो कितना हो जाएगा I2 गुणा 5। फिर हम आगे D से C की ओर धारा की दिशा में चल रहे हैं, प्लस का चिन्ह आएगा, आ जाएगा I2 प्लस I3 गुणा 10। तो प्लस का चिन्ह आ गया, I2 प्लस I3 और गुणा कितना आ गया 10। फिर चलना है हमें इधर C से G की ओर, यहाँ प्रतिरोध नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर एक बार इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर देखिए कितना है 10 ओम प्रतिरोध और धारा कितनी है I, तो यहाँ आ जाएगा, इधर चल रहे हैं धारा की दिशा की ओर तो प्लस का कितना आ जाएगा 10I। ठीक है, और इसका मान किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर, यानी कि यहाँ पर बैटरी भी लगी है और बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको भी 5 से काट सकते हैं, तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 2, यहाँ भी कितना आ गया 2, और ये क्या हो गया, कट गया। इसको कैसे किया, ये तो कुल विभवांतर हो गया, यहाँ पर ये विभवांतर हो गया, ये विभवांतर हो गया, ये विभवांतर हो गया, और ये क्या हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो कितना आ जाएगा I2
यहाँ पर आ जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 2i2, इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2i3। ठीक है, और इसको कितना करेंगे 2 से i। अब इसको हमें किसका मान ज्ञात करना है, i1 i2 i3 का, इसलिए इसको क्या कर लेते हैं, i को i1 और i2 के रूप में लिख लेते हैं। तो i का मान कितना है, i1 प्लस i2, तो यहां पर लिख लिया i1 प्लस i2 बराबर कितना आ जाएगा 2। आगे देखते हैं i2 प्लस 2i2 ये कितना हो गया 3i2 प्लस यहाँ पर आ गया 2i3, ये आ गया 2i1 और ये आ गया 2i2 बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए i1 की तो केवल एक वैल्यू है तो यहाँ पर आ गया 2i1। फिर देखिए i2 की 3i2 और 2i2 ये हो गया 5i2। फिर आ गया प्लस 2i3 बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, और ये समीकरण कौन सी आ गई, समीकरण 4। एक समीकरण 2 आ गई, 3 आ गई, ये समीकरण कौन सी आ गई 4। अब इन तीन समीकरणों की सहायता से हमें क्या करना है, i1 i2 और i3 का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 को देखने से पता चलता है कि यहाँ 2i1 है और यहाँ कितना है i1 है। यदि हम समीकरण 3 को अगर 2 से गुणा कर दें फिर घटा दें तो क्या हो जाएगा, i1 यहाँ से क्या हो सकता है, गायब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को किससे गुणा कर देंगे, समीकरण 3 को 2 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 3 को 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 3 है इसको गुणा किसे करना है 2 से। तो देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2i1। ठीक है, यहां से इसको 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4i2। फिर यहां आ जाएगा 8i3 बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ये समीकरण 3। फिर इसमें से समीकरण 2 को घटा देंगे तो पहले 2 लिख लेते हैं, 2i1 कितना आ जाएगा -i2 प्लस i3 बराबर 0। घटा देते हैं यानी कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये क्या होगा कैंसिल, -4i2 और प्लस के i2 ये हो जाएंगे माइनस के 3i2। फिर माइनस के 8i3 और माइनस के i3 हो गए माइनस के 9i3 बराबर कितना आ गया 0। ये माइनस का इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3i2 बराबर आ गया प्लस के 9i3 और i2 बराबर कितना आ गया, ये 3 बार कट गया तो कितना आ गया -3i3। i2 का मान आ गया i3 के पदों में। और ये समीकरण मान लीजिए कौन सी है 5। i2 का मान किसके पदों में आ गया, i2 का मान आ गया i3 के पदों में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वापस देखते हैं कौन से समीकरण को। ये जो i2 का मान है समीकरण 5 में, जो i2 का मान है वो यदि हम यहां पर रख दें, समीकरण 5 में i2 का मान यहां रख दें तो i1 का मान i3 के पदों में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 5 को कौन से समीकरण में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में देखिए 2i1 मैंने लिख दिया 2i1। ठीक है, फिर देखिए कितना है -i2 माइनस i2 का मान कितना हो गया -3i3। ठीक है, फिर कितना है प्लस का i3 बराबर कितना आ गया 0। तो 2i1 माइनस माइनस प्लस 3i3 प्लस i3 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, तो 2i1 प्लस 4i3 यहां पर कितना आ गया, देखिए यहां पर आ गया 2i1 प्लस 4i3 बराबर 0 या 2i1 बराबर आ गया -4i3। ठीक है, और i1 बराबर कितना आ गया, ये 2 बार कट गया, i1 बराबर आ गया -2i3। यानी कि ये आ गया i1 का मान, यहां पर ये आ गया i2 का मान। ठीक है, ये दोनों मान कौन से, समीकरण 5। और ये मान लीजिए समीकरण 6 है, उसको हम क्या करेंगे समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 5 6 को कौन से समीकरण में रख देंगे, समीकरण 4 में। चलो ये रखते हैं तो कितना आ जाएगा 2i1 का मान लिख दिया -2i3। ठीक है, फिर कितना है 5i2, तो ये 5i2 का मान कितना है -3i3। -3i3 कहां से आया, यहां से। फिर देखिए प्लस 2i3 है, प्लस 2i3 ऐसा कैसा लिख दिया, बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ये किया तो यहाँ कितना आ गया 4i3, ये आ गया -15i3 और ये आ गया 2i3 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए माइनस के 15 और 4 ये कितने हो गए, माइनस के 19 और प्लस के 2 कितने हो गए, -17i3 बराबर कितना आ गया 2। और
I3 बराबर कितना आ गया, -2/17। I3 का मान आ गया, इसका मतलब अपना काम लगभग हो गया। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से I2 का मान ज्ञात कर लिया। I2 का मान वापस समीकरण 2 में रखा, समीकरण 2 व 3 से I2 का मान ज्ञात कर लिया। I2 का मान समीकरण 2 में रख दिया, तो फिर क्या आ गया, I1 का मान आ गया। ये I1 और I2 के मान I3 के पदों में आ गए, इसलिए इसमें रखेंगे तो सारे मान I3 में आ जाएंगे, इसलिए ये मान किसका आ गया, I3 का मान आ गया। ठीक है, तो I1 I2 I3 का मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना है कि AB यहां पर जो शाखा है उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए AB शाखा में प्रवाहित धारा कितनी है, AB शाखा में प्रवाहित धारा है I1, और I1 का मान कितना आ जाएगा, I1 का मान आ जाएगा, देखिए यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। I1 बराबर हो जाएगा -2 गुणा I3। I3 का मान कितना, -2/17। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया, 4/17 आ गया, किसका मान, I1 मान। तो AB में प्रवाहित धारा कितनी आ गई, 4/17। फिर क्या है, ये ज्ञात कर लेते हैं। देखिए BC में प्रवाहित धारा है I1 माइनस I3 है, I1 माइनस I3। तो देखिए सबसे पहले यहां पर पहले I2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा -3 गुणा I3। I3 का मान कितना, -2/17, माइनस माइनस प्लस, तो I2 बराबर कितना आ जाएगा, 6/17। ठीक है, अब BC में प्रवाहित धारा, तो यहां पर लिख लेता हूं BC में प्रवाहित धारा। तो BC में प्रवाहित धारा हो जाएगी I1 माइनस I3, यानी कि I1 माइनस I3। I1 का मान कौन सा है, ये है, ये I1 का मान है। इसमें से I1 में से किसको घटाना है, I3 को, इसको घटाना है, यानी कि 4/17 है, इसमें से इसको घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस के 2/17 बराबर कितना आ जाएगा, 6/17। ये आ गया BC में प्रवाहित धारा, ये आ गया AB में प्रवाहित धारा। फिर देखिए इधर से चलते हैं, तो BD में प्रवाहित धारा कौन सी है, I2। BD में प्रवाहित धारा कौन सी है, I2। I2 का मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना है, 6/17। फिर देखिए इधर DEC में प्रवाहित धारा I2 प्लस I3। DEC में प्रवाहित धारा कौन सी है, I2 प्लस I3। ये रही I2 और ये रही I3, यानी कि 6/17 में से 2/17 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4/17। ये आ गई DC में प्रवाहित धारा। ठीक है, फिर देखिए इधर BD में प्रवाहित धारा कौन सी है, I3 है। तो BD में प्रवाहित धारा कौन सी है, I3, और I3 का मान कितना ज्ञात कर लिया है, I3 का मान है -2/17। तो इधर हमने AB BC, इधर DC, इधर AD और इधर ये BD सभी का मान ज्ञात कर लिया है। अब देखिए टोटल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो टोटल धारा है I1 प्लस I2। टोटल धारा कितनी है, I1 प्लस I2। I1 का मान कितना है, I1 का मान है 4/17। I2 का मान कितना है, 6/17 प्लस 6/17, तो I का मान कितना आ जाएगा, 10/17। ठीक है, तो यहां से कितनी धारा जाएगी, 10/17 धारा जाएगी। यहां से 10/17 मात्रक सभी का इनका क्या हो जाएगा, एम्पियर। सभी का क्या हो जाएगा, एम्पियर इनका मात्रक। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो लेकिन फिर भी इसको हल करना है, इसको समझना है, क्योंकि इसके साथ में किरचॉफ का नियम भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है, और भी सारे कंसेप्ट क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। यदि हम ऐसा कर लेंगे तो जो छोटे क्वेश्चन आएंगे उनको आराम से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।